वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्वेस्टलिंक IAS प्रीलिम्स मास्टरी प्रोग्राम। यहाँ पर हम यूपीएससी प्रीलिम्स के एंटायर सिलेबस को थीम वाइज और सिस्टमेटिक मैनर में रिवाइज करते हैं। और आज के सेशन में हम द यूनियन एग्जीक्यूटिव के कोर कंसेप्ट्स को समझेंगे थ्रू रिलेवेंट MCQs और PYQs जो यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप इस टॉपिक के थ्योरेटिकल फाउंडेशंस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट के प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। आज की सेशन का लैंग्वेज होगा इंग्लिश, ताकि कंसेप्ट्स को क्लैरिटी के साथ हम समझ सकें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ all the elected members of the Rajya Sabha, all the elected members of the Lok Sabha, all the members of the state legislative assemblies, all the elected members of both houses of parliament and elected members of the state legislative assemblies, none of the above, more than one of the above। तो ये 66 BPSC का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है इलेक्टोरल कॉलेज जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बात कहा गया है। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट बोल रहा है कि सारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो होते हैं, सारे जो इलेक्टेड मेंबर्स के लोकसभा के वो होते हैं। ठीक है, या ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, या ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो भी बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इसमें बोल रहे हैं कि जो लोकसभा है और प्लस राज्यसभा है, इस दोनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो दोनों होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी वो बोलते हैं। और ई बोल रहा है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात कही गई है। ठीक है, ये बात बोलते हैं आर्टिकल 54 इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज, प्रेसिडेंट के इनडायरेक्ट इलेक्शन की चर्चा करता है और उसमें इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, और बोलता है कि इलेक्टोरल कॉलेज ऐसा बनाया गया है कि जिसके थ्रू से इंश्योर किया जाता है कि एक फेडरल बैलेंस मेंटेन हो। ठीक है, इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? इस इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दी बोथ हाउसेस ऑफ दी पार्लियामेंट। ठीक है, कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो होते हैं। ठीक है, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में क्या होता है? ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मेंबर नहीं होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ स्टेट में होते हैं, सारे स्टेट्स में नहीं होते हैं। जहाँ पे बाइकैमरलिज्म पाया जाता है वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होते हैं उसके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, इसके भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। ठीक है, तो एक्सक्लूडेड कौन है? जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो एक्सक्लूडेड होते हैं, खास करके राज्यसभा में। ठीक है, और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स एक्सक्लूड किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो इंक्लूड होंगे। साथ ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरीज है खास करके दिल्ली और पौंडीचेरी, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। सो द आंसर विल बी डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये भी क्वेश्चन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी बारे में बात किया जा रहा है। तो फर्स्ट बोल रहा है कि द
वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। क्या बोल रहे हैं कि जो अभी हम लोग देखें कि प्रेसिडेंट में कौन हो रहे हैं, एमएलए भी पार्टिसिपेट हो रहे हैं और एमपी भी पार्टिसिपेट हो रहे हैं, इलेक्टेड एमएलए और इलेक्टेड एमपीज। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि एमएलए का जो वोट वैल्यू है, एमएलए का जो वोट वैल्यू है वो वेरी करता है, वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द एमपीज ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज इन राज्यसभा। मतलब एमपी ऑफ जो लोकसभा है उसका जो वोट का वैल्यू है वो एमपी ऑफ जो राज्यसभा है उसका, उसके वोट वैल्यू से ज़्यादा है। तो ये दो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, अब हमें इन्हें चेक करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन अमॉन्ग स्टेट्स। ठीक है, एंड पैरिटी बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन। कि हम लोग का जो फार्मूला डिसाइड किया गया है कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए और एमपीज होंगे, इसमें क्या बोला गया है कि यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन अमॉन्ग स्टेट्स, कि स्टेट में जो है ना ये यूनिफॉर्मिटी लाया जाए। और ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरा बात है कि जो यूनियन है और स्टेट है, यूनियन और स्टेट के बीच में जो है वो पैरिटी लाया जाए। राइट, ये इंश्योर किया गया था। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलएज का जो फार्मूला है उसको देखते हैं। ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट इज असाइंड ए वोट वैल्यू डिटरमाइंड बाय द फार्मूला। तो ये फार्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। एमएलए का वैल्यू वोट क्या है, वो है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, टोटल पॉपुलेशन स्टेट का। ठीक है, उस स्टेट का टोटल पॉपुलेशन, बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, टोटल नंबर ऑफ द, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, उसमें जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। अच्छा, तो अब जब देखो कि यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो दोनों वेरिएबल है, ये भी वेरी करेगा स्टेट टू स्टेट, ये भी वेरी करेगा स्टेट टू स्टेट। तो एमएलए का जो वोट वैल्यू होगा वो वेरी ही करेगा स्टेट टू स्टेट। ठीक है, तो सिंस द पॉपुलेशन डिफर्स अक्रॉस स्टेट्स द वैल्यू ऑफ वोट्स आल्सो वेरीज। दिस इंश्योर्स स्टेट्स विथ लार्जर पॉपुलेशन हैव प्रोपोर्शनली हाइयर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे देखो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ज़्यादा होगा, तो चांसेस है कि जो उसका वोट वैल्यू होगा लार्जर स्टेट का वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आते हैं कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा और एमपी ऑफ राज्यसभा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि एमपी के वोट वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग फर्दर फर्स्ट में देख चुके थे कि ये करेक्ट है। अब सेकेंड स्टेटमेंट को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी क्या होगा, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स। मतलब जितना टोटल एमएलए है ना, टोटल एमएलए है, टोटल जितना है ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है, और बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो जितना आपका टोटल क्या होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, टोटल जितना इलेक्टेड मेंबर्स होंगे ऑफ पार्लियामेंट। तो ये देखो, ये भी क्या है कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है, तो ये एक फिक्स नंबर होगा। ठीक है, ये एक फिक्स नंबर होगा, और टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के जो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स होंगे तो ये भी एक फिक्स नंबर होगा। तो ये जो एमपी का वोट वैल्यू है ना, ये क्या करेगा, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए एक, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के लिए एक क्या होगा, फिक्स्ड वैल्यू होगा। ये वेरी नहीं करेगा, ये वेरी नहीं करेगा। ठीक है, और ये वेरी करेगा, एमपी का जो वैल्यू वोट है वो वेरी करेगा, और एमएलए का जो वैल्यू वोट है वो वेरी करेगा, और एमपी का जो वैल्यू वोट है वो वेरी नहीं करेगा। हेंस ओनली वन इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज
not correct regarding the नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने भी यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस रखे हैं कि इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट। ठीक है, द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। On the expiration of his term, he continues to hold office until his successor enters upon his office. The president's elections must be postponed on the ground that the electoral college is incomplete. ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में, और हमें जो है उसमें से देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम लोग वेरीफाई करते हैं कि इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, कि जो सक्सेसर होंगे उसका इलेक्शन जो है, जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे उनके जाने से पहले, उनके टर्म के एक्सपायर होने से पहले ही उसका जो है इलेक्शन हो जाना चाहिए। सक्सेसर का जो इलेक्शन है वो प्रेजेंट प्रेसिडेंट के रिटायर होने के पहले हो जाना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल 62(1) में कहा गया है कि द इलेक्शंस टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट टर्म मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द टर्म एंड्स। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो जो बात बोला जा रहा है कि सक्सेसर का इलेक्शन ऑन गोइंग प्रेसिडेंट के एक्सपायरेशन टर्म से पहले हो जाना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ठीक है, तो प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट अपॉन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो इसके टर्म के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो टर्म जो है आर्टिकल 56(1) में बोला गया है कि द 5 year टेन्योर जो है वो फिक्स कहा गया है। ठीक है, हालांकि ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि वो रिजाइन कर सकते हैं और रिमूव किए जा सकते हैं इम्पीचमेंट के थ्रू से, लेकिन उनका जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशनली 5 years ही रखा गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। सी है, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म ही कंटिन्यूज टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो उनका टर्म का एक्सपायरेशन हो गया है, लेकिन वो तब तक अपने पद को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि सक्सेसर जो है उनका वो ऑफिस में एंटर नहीं कर जाते हैं। तो इसमें हम लोग देख चुके हैं कि हाँ, ये बात सही है कि द प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम चार्जेस। तो स्टेटमेंट 3 भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट 4 बोलते हैं द प्रेसिडेंट्स इलेक्शंस में बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट। तो इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि क्या था इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें जो भी आपके इलेक्टेड मेंबर्स थे पार्लियामेंट के और लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो पार्टिसिपेट करते थे। तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है, वो इलेक्टोरल कॉलेज अगर इनकम्प्लीट है, अगर वो इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं। अब हम लोग इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को देते हैं, इस जो आर्गूमेंट है इसकी वैलिडिटी को देखते हैं कि द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। तो इसमें बताया जा रहा है ना कि जो इलेक्टोरल कॉलेज अगर इनकम्प्लीट भी है तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया सकता है, चैलेंज नहीं किया सकता है। वैकेंसीज इन द इलेक्टोरल कॉलेज डू नॉट इनवैलिडेट द इलेक्शन मस्ट प्रोसीड एज शेड्यूल्ड रिगार्डलेस ऑफ सच इनकम्प्लीटनेस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 5. Consider the following statement. If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him or her in the performance of duties of his office of the President before the date of the decision become invalid. ठीक है, elections for the post of the President of India can be postponed on the grounds that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place. When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limits within which he has to declare his assent. ठीक है, ये यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है।
तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ़ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है, कि इलेक्शन अगर जो है ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को वॉइड कर दिया गया है, तो उस स्थिति में बोल रहा है कि ऑल एक्ट्स डन बाय हिम और हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इनवैलिड, ठीक है ना। तो इसमें बोला है कि अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वॉइड हो गया तो जो भी ड्यूटीज़ था या एक्शन था प्रेसिडेंट के द्वारा जो किया गया था उस डिसीजन के पहले, तो वो डिसीजन क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो ऐसा है क्या, अंडर आर्टिकल 71(2) of the constitution, if the election of the president is declared void by their supreme court, the acts done by the presidential before the date of such decisions remain valid। इसका मतलब है कि इस आर्टिकल 71(2) के हिसाब से कि जो भी ड्यूटीज़ और फंक्शन किए गए हैं उसके इलेक्शन प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के वर्ड डिक्लेरेशन होने के पहले वो वैलिड रहेंगे, ना कि इनवैलिड हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड बोल रहा है कि इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस। तो ऐसा बात नहीं है कि हम लोग अभी देख चुके थे कि जो भी इलेक्टोरल कॉलेज है ना, इलेक्टोरल कॉलेज के वैकेंसी के बेसिस पर हम लोग प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस है उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। The election of the President of India cannot be postponed on the ground. The Supreme Court has clarified that the absence of some members of the Electoral College due to dissolution of legislative assemblies does not stop the presidential elections. This is because Article 62(1) requires that an elections to fill the vacancy caused by the expiry of the president term must be completed before the expiration of the term। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज में अगर वैकेंसी होगी तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन पोस्टपोन नहीं किया सकता है, राइट। तो स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है। अब स्टेटमेंट 3 पे आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 3 बोल रहे हैं कि व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट्स ऑन विच ही हैज़ टू डिक्लेयर हिज असेंट। तो जो प्रेसिडेंट के पास अगर बिल जाता है असेंट के लिए, ठीक है ना, तो इसमें बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको जो है टाइम लिमिट फिक्स किया गया है। तो ये टाइम लिमिट इंडियन प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया गया है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट विद इन विच द प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट, ठीक है, विथ होल्डिंग इज असेंट और रिटर्न द बिल। बिकॉज द absence ऑफ टाइम लिमिट द सिचुएशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज पॉकेट वीटो। तो हम लोग जैसे अपने थ्योरी की क्लास में देख चुके थे कि हमारा जो पॉकेट वीटो है वो हमारे प्रेसिडेंट का जो पॉकेट वीटो है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। when a constitution amendment bill is presented to the president of India, it is obligatory for the president of India to give her assent. A constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and the Raj Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting। तो इसमें बोल रहे हैं ना कि a bill amending the constitution requires a prior recommendation to the president of India, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ना, इसके बारे में बात किया जा रहा है कि इसमें प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। क्या चाहिए, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो ये बात सही है, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल डज नॉट रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द इंडिया, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट के लिए प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। सो आपका स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट 2 बोला है व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हर असेंट, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का के केस में ऑब्लिगेटरी जो है ना प्रेसिडेंशियल को
प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ेगा। तो ये बात क्या है, ये बात सही है, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है ना। और ये चीज़ बात किया जाता है कि देयर इज नो स्पेशल प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सेटिंग, कोई ज्वाइंट सेटिंग भी नहीं होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास किए जाते हैं। और इस केस में हमें ध्यान देना होगा कि प्रेसिडेंट जो है ना ऐसे बिल को विथहोल्ड या रिटर्न नहीं कर सकती है, उनको असेंट मैंडेटरीली देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग। तो ये बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। देयर मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस सेपरेटली, ठीक है ना। और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप और 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। और दोनों के बीच में अगर डिसएग्रीमेंट होगा तो कोई ज्वाइंट सेटिंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द next question. Consider the following statements. The President shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of India and for the allocation among members of the said business. All executive actions of the Government of India shall be expressed to be taken in the name of Prime Minister. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमॉन्ग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। ये बात तो बहुत जेनरिक लग रहा है कि प्रेसिडेंट जो है शैल मेक रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड फॉर द एलोकेशन अमॉन्ग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस, ये बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला जाता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे, ठीक है ना, वो किसके नाम पे एक्सप्रेस किए जाएंगे, ऑन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं कि आर्टिकल 77(3) बोलता जाता है ना कि ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू मेक रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस, ठीक है, एंड द एलोकेशन ऑफ द पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर्स, ठीक है। तो 77(3) के अनुसार से जो है प्रेसिडेंट को पावर दी जाते हैं कि वो रूल्स बना सकते हैं कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और एलोकेशन कर सकते हैं मिनिस्टर्स को उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंक्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये चीज़ जो है ये इनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ठीक है ना। ये जब हम लोग बात करेंगे कि ये काम जो करते हैं वो किसके करते हैं, एड एंड एडवाइस ऑफ दी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के थ्रू से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये एक्सप्रेस किए जाते हैं किसके नाम पे, प्राइम मिनिस्टर के नाम पे नहीं किए जाते हैं, ये प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। आर्टिकल 77(1) क्लियरली स्टेट दैट ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो भी प्रेसिडेंट है ना और प्राइम मिनिस्टर है या गवर्नर है, इससे बेसिकली चेंज किया जाता है क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस में ये वर्ड प्ले किया जाता है कि प्रेसिडेंट की जगह पे गवर्नर कर दिया, गवर्नर की जगह पे प्रेसिडेंट कर दिया, उसकी जगह पे प्राइम मिनिस्टर कर दिया। तो ये कीवर्ड्स को हमको ध्यान देना है जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8।
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर री इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये कुछ स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस हैं कि हमें आर्टिकल पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल है ना जो प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर दी री इलेक्शन फॉर दी पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तो आर्टिकल 57 जो है वो स्टेट करता है पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शंस। तो प्रेसिडेंशियल के री इलेक्शन के बारे में कौन बात करते हैं? आर्टिकल 57। आर्टिकल 52 बात करता है कि देयर शेड बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 54 बोलते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। 55 डील करता है कि मैनर ऑफ इलेक्शन किस बेसिस पे होगा, और आर्टिकल 57 जो है वो डील करते हैं री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल 57 में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इट कैन बी रेफर्ड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नन ऑफ दिस। तो अगर कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का डिस्प्यूट है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का डिस्प्यूट है, ठीक है ना, तो ये डिस्प्यूट कहाँ पे जाके सेटल किया जाएगा? तो एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 71। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 71 प्रोवाइड दैट ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट रिगार्डिंग अराइजिंग out of the elections of the president or vice president shall be inquired into and decided exclusively by the Supreme Court. This decision of the Supreme Court is final. तो जो भी आपका प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल डिस्प्यूट होगा, तो ये कहाँ पे डिसाइड किया जाएगा? ये आपका डिसाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थ्रू से। ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि टू हुम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको अगर अपना रिज़ाइन करना है तो वो रिज़ाइन किसको बोल के एड्रेस करेंगे? तो वो एड्रेस करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो रेजिग्नेशन बेसिकली करते हैं किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। ये कहाँ बात कहा गया? आर्टिकल 56(1)(a) में। ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Moving to the next question. The President of India can be removed from his post by. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जाता है किसके थ्रू से रिमूव किया जा सकता है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट। तो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कैसे किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये रिमूवल कैसे किया जाता है? इस प्रोसेस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इम्पीचमेंट के थ्रू से। ठीक है, आप जो स्टैटिक वाला इसका क्लास है इसको डिटेल में अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस को समझना है तो उस डिटेल क्लास को आप देख सकते हैं, थ्योरी सेक्शन को। ठीक है, यहाँ पे मैं आई सेक्शन में ऐड कर दूंगा उसका लिंक। ठीक है, तो आर्टिकल 61 में इस प्रोसेस को, इम्पीचमेंट के प्रोसेस को डिस्कस किया गया। उसका ग्राउंड क्या होता है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन रिमूव करते हैं? जो हाउस, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के थ्रू से उनको इम्पीचमेंट का मोशन किया जाता है। ठीक है, कि इसका मेजर प्रोसेस क्या है कि चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस। ठीक है, मस्ट बी सपोर्टेड बाय 1/4 मेंबर्स, रेजोल्यूशन पास्ड must be passed 2/3 of the total membership and the other house investigated and must also passed with 2/3 majority। ठीक है ना, तो ये पूरा प्रोसेस अगर कंप्लीट हो जाता है तो देन प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर कि पार्लियामेंट जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू से जो है वो रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ इंडिया of the Indian Constitution empower the President to send back any matter for the reconsideration of the Councils of Ministers। तो कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है ना, जो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को किस चीज़ के लिए? टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर रिकन्सिडरेशन। मतलब रिकन्सिडरेशन का जो एक्सरसाइज प्रेसिडेंट करते हैं किसी भी बिल को वापस करने के लिए, तो ये अधिकार किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू से इंश्योर किया गया था? 39th, 48th, 42nd, 44th। तो आंसर हो जाएगा 44th। ठीक है, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक द एडवाइस ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द रिकंसिडरेशन
was added by the 44th Constitution Amendment Act 1978. ठीक है. President Amendment modified Article 74 which deals with the councils of ministers adding and advise the president. ठीक है ना. After 44th Amendment, President may once return the advice of the councils of ministers for reconsideration. However, after reconsideration, the President is bound to accept this advice. इसका मतलब क्या बोल रहा है ना कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक बार जो है ना काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को बिल पे रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर सकते हैं बिल को. ठीक है ना. लेकिन अगर फिर से काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर ने उसको असेंट करने के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज दिया तो इन द सेकेंड स्टेज प्रेसिडेंट इज बाउंड टू प्रोवाइड असेंट टू दैट बिल. राइट. अच्छा, ये वाला चीज़ जो है इसका कंटेक्स्ट थोड़ा सा समझेंगे कि इसके पहले जब 42nd कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया था उसने प्रेसिडेंट को कम्प्लीटली बाउंड कर दिया था कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को आपको मानना ही पड़ेगा, उनके पास कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. लेकिन 42nd में क्या बोल गया था कि कम्प्लीटली बाउंड है, लेकिन 44th में उनके पास एक बार रिकंसिडरेशन का चॉइस है. राइट. तो 44th अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस द लिमिटेड डिस्क्रिशनरी चेक फॉर रिस्टोरिंग सम बैलेंस. तो यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में 44th अमेंडमेंट एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Under which article of the Constitution the President of India has been empowered to promulgate an ordinance? तो हमें ये देखना है कि किस आर्टिकल के थ्रू से जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जो है ना एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, राइट. तो आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, 200, 123. तो द प्रेसिडेंट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस विच इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 123. ठीक है ना. ऑर्डिनेंस क्या होता है? पैरेलल लेजिस्लेशन होता है. ये क्या हो सकता है कि जब कोई रूल्स को बहुत जल्दी लाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है, तो उस केस में क्या कर सकती है गवर्नमेंट? ऑर्डिनेंस पास कर सकती है. बट वो क्या होना चाहिए ना कि वो ऑर्डिनेंस को जो है पार्लियामेंट में अप्रूव होना चाहिए विद इन 6 months ऑफ द रीअसेंबली. द पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. The ordinance has the same force and effect as a law passed by the parliament. It must be approved by the parliament within 6 months of reassembly. और अगर हम 6 weeks के अंदर में 6 weeks of reassembly के अंदर में उसको क्या कर पाएँ, उसको हम अप्रूव नहीं करवा पाएँ तो वो लैप्स हो जाएगा. ठीक है. तो आर्टिकल 123 में ध्यान में रखना है. Therefore option D will be the correct answer. Moving to the next question. That is question number 14. Which article of the Indian Constitution empowers the president to consult the Supreme Court? तो हम लोग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में देखे थे कि प्रेसिडेंट के पास पावर होता है ना, वो कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से एनी इम्पॉर्टेंट लीगल मैटर के बारे में. तो ये कौन सा है? आर्टिकल 129, 132, 143 या 32? तो इसका आंसर है आर्टिकल 143. The power of the president to consult the Supreme Court is provided under Article 143. This is known as the advisory jurisdiction of the Supreme Court of India. The president can refer questions of law or fact of public importance to the Supreme Court of India for its opinion. The court may give or refuse or to give its opinion and advice is not binding on the president. ठीक है ना. तो कोर्ट क्या कर सकता है? चाहे तो अपना ओपिनियन दे सकता है, चाहे रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं. ठीक है. और जो भी ये ओपिनियन दिया गया है तो ये ओपिनियन क्या होगा? बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट के ऊपर. ठीक है. ये एक एडवाइजरी जुरिडिक्शन है. तो आर्टिकल 143. therefore ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असर्शन और रीजन दिया हुआ है, ठीक है, और उससे रिलेटेड ऑप्शंस हैं. तो देखते हैं कि असर्शन क्या बोल रहे हैं कि द सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट. रीजन एंड द प्रेसिडेंट्स पावर्स एज कमांडर इन चीफ आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो सबसे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कमांड, ठीक है, सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस. सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस किसके पास होता है?
ये होता है प्रेसिडेंट के पास, चीफ कमांडर, ठीक है ना। द सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेज इज वेस्टेड इन दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो असर्शन है ये राइट है, ठीक है ना। दिस इज एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 53 विच वेस्ट दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज इन द प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग कमांड ओवर द आर्म फोर्सेज। तो जो भी आर्म फोर्सेज के सुप्रीम है वो कौन है, प्रेसिडेंट है। तो असर्शन राइट है। रीजन क्या है, द प्रेसिडेंट पावर्स, द प्रेसिडेंट powers as commander in chief are independent of the legislative control। तो ये बात जो है ना गलत है, क्योंकि द स्टेटमेंट दैट प्रेसिडेंट पावर एज कमांडर इन चीफ आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज इनकरेक्ट। दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर इज सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट मीनिंग इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट और इंडिपेंडेंट। तो जो भी ये सुप्रीम कमांडर हैं तो ये एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स लेंगे डिसीजंस, जो लेजिस्लेचर्स है लॉ के थ्रू से है। तो इनका ये मतलब सुप्रीम कमांड का मतलब नहीं है कि इनके पास जो है एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ पर डिसीजन लेने का। इन प्रैक्टिस दिस पावर्स आर एक्सरसाइज्ड ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो ए क्या है, ट्रू है, आर फॉल्स है, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, all the members of the both houses of the parliament, only elected members of the Rajya Sabha and state assemblies, only elected members of the state assemblies। तो ये वाइस प्रेसिडेंट के किसके बारे में बात बोल रहा है, ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट देख चुके हैं, अब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। कंपोजिशंस ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इट कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो भी बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं ना उसके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों आते हैं, ठीक है। जो भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, तो इसमें कौन नहीं आ रहे हैं जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आते थे। तो जो स्टेट का जो रोल है ना, जो स्टेट का रोल है वो बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का है। तो इलेक्टोरल कॉलेज का अगर बात कीजिएगा प्रेसिडेंट का, तो उसमें इलेक्टेड एमपीज़ और इलेक्टेड एमएलएज आते थे, ठीक है ना। यहाँ पे ऑल एमपीज़ आएंगे, ठीक है, कोई एमएलए नहीं है, कोई एमएलए नहीं है। स्टेट असेंबली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इंक्लूडेड थे, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के केस में नहीं थे, लेकिन यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स इंक्लूडेड हैं। देयरफॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के केस में। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकेंड हाइएस्ट डिग्निटरी ऑफ इंडिया। He has no formal functions attached to his office, discharges the functions of the president during his absence, acts as the functions of the president during his absence, acts as the president if the president resigns or removed or dies, ठीक है ना। select the correct answer from the code given below। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें इसमें से करेक्ट आंसर चेक करना है। तो फर्स्ट बोल रहा है कि ही इज़ दी सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस, सी इज दी सेकेंड हाईएस्ट डिग्नेटरी, सी इज दी सेकेंड हाईएस्ट डिग्नेटरी। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड दी सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस आफ्टर द प्रेसिडेंट in India's order of precedence. The vice president is the second highest dignitary of the office of India। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ही हैज़ नो फॉर्मल फंक्शंस अटैच्ड टू हिज ऑफिस। तो यहाँ पे याद रखना है कि नो फॉर्मल फंक्शंस, ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट का एज अ वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका कोई फॉर्मल फंक्शंस नहीं है। उनका फंक्शन क्या है, उनका फंक्शन है कि वो एक्स ऑफिसियो जो है, वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है राज्यसभा के, वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है राज्यसभा के। तो नॉर्मल टाइम में वो काम कैसे करेंगे, एक्स ऑफिसियो ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा में। लेकिन उनका जब प्रेसिडेंट का ऑफिस में वैकेंसी होगा देन ही कैन वर्क एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इनका जो फंक्शन है या तो प्रेसिडेंट के तौर पे है या फिर एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के तौर पे है। वाइस प्रेसिडेंट का कोई फॉर्मल फंक्शंस नहीं है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज
ऑप्शंस। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्चार्जेज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज ऑप्शंस। अंडर आर्टिकल 65 द वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन देयर इज टेम्पोररी वैकेंसी। ठीक है ना, तो जब भी एक टेम्पोररी वैकेंसी होगा उस टेम्पोररी वैकेंसी के टर्म पे वो क्या करेंगे, एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। एक्ट्स एज ए प्रेसिडेंट इफ प्रेसिडेंट रिजाइंस और रिमूव्ड और डाइज। ठीक है, तो इन केस ऑफ वैकेंसी ऑफ द ऑफिस, चाहे वो डेथ हो, रेजिग्नेशन हो, रिमूवल हो, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे अनटिल ए न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। ठीक है ना, वो तब तक ही काम करेंगे, टेम्प्रोरी बेसिस पे काम करेंगे। ठीक है, तब तक काम करेंगे जब तक कि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट जो है वो ऑफिस कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। Moving to the next question, consider the following statements. The Constitution of India classifies the ministers into 4 ranks: Cabinet Minister, Minister of State with independent charge, Minister of State and Deputy Minister. ठीक है, the total number of ministers in the union government including the Prime Minister shall not exceed 15% of the total members of the Lok Sabha. Which of the given statements is correct? तो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट की Constitution of India classifies, ठीक है, क्लासीफाइज 4 रैंक्स ऑफ द मिनिस्टर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 4 रैंक ऑफ मिनिस्टर क्लासीफाई करते हैं, जिसमें कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर हैं। ठीक है, इतना क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करते हैं। और सेकंड बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो हैं, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ये कितने होना चाहिए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, शैल नॉट एक्सीड द 15% ऑफ द shall not exceed the 15% of the total numbers of लोक सभा, 15% ऑफ लोक सभा मेंबर्स, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ द मिनिस्टर इनटू डिफरेंट रैंक्स। ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन देखो बहुत कम ही चीज़ को डिटेलिंग में करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 74 और 75 मेयरली रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसका जो कैटेगराइजेशन है वो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के आधार पे किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और जो सेकेंड वाला बात है वो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में प्रेस्क्राइब किया गया था कि द टोटल नंबर ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स इन द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर shall not exceed 15% of the total strength of the लोक सभा। तो ये जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसको ध्यान रखना है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसमें ये बात कही गई है कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर्स shall not exceed 15% of the total numbers of लोक सभा। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। Therefore option B is the correct answer, right? Now moving to the next question. All right, next question. Consider the following statements. The councils of ministers in the center shall be collectively responsible to the parliament. The union ministers shall hold the office during the pleasure of the president of India. The prime minister shall communicate the president about the proposals for the legislation. तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, राइट। तो इसको देखते हैं कि आर्टिकल 75(3) बोलता है द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है ना, तो ये बेसिकली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके हैं, लोकसभा के हैं, हाउस ऑफ द पीपल, नॉट द होल पार्लियामेंट। तो स्टेटमेंट 1 आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑफिस होल्ड करते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब कि प्रेसिडेंट जब तक चाहे तो उसको मिनिस्टर रख सकते हैं, जो जब चाहे उसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये बात सही है कि आर्टिकल 75(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अलाउज दैट द प्रेसिडेंट टू रिमूव मिनिस्टर्स। लेकिन ये जो मिनिस्टर को रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट, वो यूजुअली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है ना, टू इंश्योर दैट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स रिटेन टू द प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंस। ठीक है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट होगा।
और स्टेटमेंट 3 है प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स ऑफ द लेजिस्लेशन, कि प्राइम मिनिस्टर को जो है प्रेसिडेंट को जो भी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस हैं उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में, प्रोसीडिंग्स के बारे में प्रेसिडेंट को बताएंगे। तो आर्टिकल 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि द प्राइम मिनिस्टर इज ड्यूटी बाउंड टू द कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इट्स डिसीजंस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स regarding administration and legislative processes. This ensures that the president is informed of governmental affairs and proposals for legislations, maintaining the constitutional link. तो आपका थर्ड जो ऑप्शन है कि प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशंस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 जो है करेक्ट होगा। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In context of India, which of the following principles are implied institutionally in the parliamentary government? ठीक है ना, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पे इम्प्लाई होता है, करेक्ट है कि मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कि कैबिनेट के जो मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे कि वो बेसिकली एमपीज़ होंगे, तो एमपीज़ ही कैबिनेट होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिकल 75(5) के हिसाब से मिनिस्टर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी मिनिस्टर है तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना पड़ेगा, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो उनके पास टाइम होता है 6 मंथ्स का, कि 6 मंथ्स में वो किसी लोकसभा से या राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट, तो देखिए कि मिनिस्टर्स जो होते हैं जब तक उनको पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना, पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहे हैं तब तक वो मिनिस्टर्स रह सकते हैं। तो आर्टिकल 75(3) बोला जाता है कि द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, इन इफेक्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूज ओनली सो एज लॉन्ग एज इट्स मेजोरिटी सपोर्ट। ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं करते हैं पार्लियामेंट का, तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगी। ठीक है ना, इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लूजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। द कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, तो कैबिनेट जो है ना, वो कैबिनेट क्या हो रहा है कि मिनिस्टर्स को हेड कौन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, ना कि प्रेसिडेंट हेड करते हैं। हम लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को जो है ना बेसिकली इंटरचेंज करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट है हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, लेकिन कैबिनेट को लीड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ द स्टेट जो है प्रेसिडेंट है। इस फैक्ट को हमें ध्यान में रखना है। तो बेसिकली जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, 1 और 2 करेक्ट है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट need not necessarily be a member of one of the house of the parliament but must become a member of one of the houses within 6 month। ठीक है ना, कि प्राइम मिनिस्टर अपने चुनाव के टाइम पे क्या होना चाहिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एमपी हो। ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि पार्लियामेंट के किसी हाउस के मेंबर हों, लेकिन उनके पास जो है 6 मंथ्स के टाइम के अंदर में उनको मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है, तो यही स्टेटमेंट करेक्ट है। और उसके बाद का स्टेटमेंट रखते हैं नीड नॉट नेसेसरली बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेस बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा विद इन 6 मंथ, एब्सर्ड स्टेटमेंट है। मस्ट बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, नहीं भी होगा, बाहर से भी जो है लोग आके पार्लियामेंट के बाहर से भी लोग आके प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बट उनके पास 6 मंथ का टाइम है कि वो अपने आप को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना लें। ठीक है, और मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 75 ए मिनिस्टर हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स शैल सीज टू बी ए मिनिस्टर। ठीक है, इसलिए उनको 6 मंथ्स का टाइम है प्राइम मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कि वो पार्लियामेंट के मेंबर बन जाए 6 महीने के अंदर में। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below there are two statements, one is assertion, other is reason।
तो असर्शन रीजन दिया हुआ है, हमें चेक करना है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो सबसे पहले असर्शन को देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया इज जॉइंटली अकाउंटेबल बिफोर लोकसभा एंड राज्यसभा। जस्ट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल किसके हैं, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कैटेगोरिकली, नॉट राज्यसभा। ठीक है, तो असर्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 75 में है कि रिफ्लेक्ट द कोर फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम वेयर द एग्जीक्यूटिव डिराइव्स लेजिटिमेसी फ्रॉम एंड रिमेन्स अकाउंटेबल डायरेक्टली टू दी लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा डज नॉट हैव पावर टू रिमूव काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, नो कॉन्फिडेंस। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन हम लोग को पता है कि कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, रीजन है मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट। मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ये बात तो सही है यार कि मेंबर ऑफ लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी मेंबर ऑफ हाउस होना चाहिए, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर जो है वो मिनिस्टर बन सकता है। तो स्टेटमेंट 2 तो ऑब्वियस है, राइट है। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज राइट, therefore D will be the correct answer. All right, moving to the next question. Consider the following statement: the executive power of the Union of India is vested in the Prime Minister. The executive power, the executive power of India is vested in the Prime Minister. The Prime Minister is the ex officio chairman of the Civil Services Board. सिविल सर्विसेज बोर्ड। तो हम लोग देख चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का जो है वो इंटरचेंज किया जाता है स्टेटमेंट्स में। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया किस में एग्जिस्ट करता है, एज पर द आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। तो बेसिकली ये प्रेसिडेंट में वेस्टेड होता है। प्राइम मिनिस्टर यदि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जाता है कि द सिविल सर्विसेज बोर्ड इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी नॉट द प्राइम मिनिस्टर। तो सिविल सर्विसेज बोर्ड का जो आप देखोगे कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। सिविल सर्विसेज बोर्ड का काम क्या है, ये डील करती है पोस्टिंग, ट्रांसफर्स और सर्विस रिलेटेड मेंबर्स जो है रिलेटेड मैटर्स को, जो भी सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several posts from disqualification on the grounds of the office of profit. The above mentioned act was amended 5 times. The term office of profit is well defined in the Constitution of India. ठीक है, तो ये देखिए कि इसमें बात किया जाता है कि द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 एग्जाम्स सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इस एक्ट के बारे में बहुत पॉपुलर एक्ट नहीं है, हमें पता नहीं होगा। ठीक है ना। द एवर मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। तो कितने बार अमेंड हुआ है इसके बारे में भी चलिए हम लोग देखते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक नॉलेज है। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत लिमिटेड चीज़ ही डिफाइंड है। ठीक है ना। तो ये इस लैंग्वेज को हम लोग देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वेल डिफाइंड है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3 को जब हम इनकरेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली एलिमिनेशन मेथड से ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं कि पार्लियामेंट प्रिवेंशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट वाज इनेक्टेड टू एग्जेम्प्ट सर्टेन ऑफिसर्स फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना। आर्टिकल्स 102(1)(a) एंड 119(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालिफाइज ए पर्सन फ्रॉम बीइंग MP MLA इफ दे होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है ना। हाउएवर पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर सर्टेन offices not disqualifying. The 1959 Act performs precisely these functions by listing exempted offices. तो इसमें कुछ ऑफिस जो है वो एग्जेम्प्ट किए गए हैं कि भाई ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होंगे, और अगर ये सब इन एग्जेम्प्टेड ऑफिस पे अगर कोई पर्सन रहता है तो भी वो MP और MLA बन सकता है, राइट।
तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द एबव मेंशन वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। तो अब देखो कि द पार्लियामेंट डिस्क्वालिफिकेशन हैज़ अमेंडेड जो है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है ना। ये 5 टाइम दिया जाता है, इसको फैक्चुअली एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स अमेंड किया जा चुका है। और थर्ड तो बहुत ही रैंडम है, तो इसलिए थर्ड गलत हो जाएगा आपका। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। ये जुडिशियल एक्सपोजिशन से इसको इवॉल्व किया गया है, ठीक है। कुछ केसेस हैं जैसे ये शंकरी प्रसाद घोषाल वाला केस जो है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु वेयर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। According to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appoints him resigns, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर दी ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो हम लोग देख चुके हैं कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं बेसिकली वो हाईएस्ट लीगल ऑफिसर्स होते हैं जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट जुडिशियल मैटर्स में, ठीक है। अंडर आर्टिकल 88 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड देयर कमिटीज विदाउट द राइट टू वोट, ठीक है। सॉलिसिटर, लेकिन ये क्या बोल सकते हैं कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, इट इज ए स्टैट्यूटरी पोजीशन एंड डज नॉट एंजॉय सच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस। तो ये भी जो भी प्रिविलेजेस दिए गए हैं पार्टिसिपेशन में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के सिटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का, तो ये बात अटॉर्नी जनरल के लिए तो सही हो सकता है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए सही नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंट्स हिम रिजाइंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So the Attorney General of India is appointed under Article 76 and holds office during the pleasure of the President, ठीक है ना। तो ये pleasure of the President पर काम किए जाते हैं। Although by convention Attorney General may resign when the government changes, तो जनरली ऐसा होता है कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चेंज हो जाते हैं, लेकिन क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू से रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जहाँ पे भी ऐसा बोला जाता है ना कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दिस दैट वे, तो इस पे हमें ध्यान देना है कि ये ऐसे स्टेटमेंट जनरली इनकरेक्ट होते हैं, राइट। तो आपका स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है, देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। मूविंग टू द, अब हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड करेंगे विद दिस कोट कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इज दैट ऑफ प्राइवेट सिटीजन। हम लोग को ऐसा लगता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस है वो प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का है, बट जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो बोल के गए कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इज दैट ऑफ ए प्राइवेट सिटीजन। क्यों? क्योंकि एक सिटीजन के पास होते हैं राइट्स, लीडर्स को चूज़ करना और उन्हें अकाउंटेबल रखना, साथ ही उनके पास होते हैं ड्यूटीज़, उन्हें अवेयर रहना, वोट करना और लॉस फॉलो करना, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि उनके पास होते हैं वर्च्यूज़, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, कॉमन गुड के लिए कमिटमेंट, ठीक है। तो डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब सिटीजन्स एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो विद दिस थॉट कि आप सिर्फ वोटर नहीं हैं, आप डेमोक्रेसी की रियल पावर हैं। वी विल कंक्लूड दिस लेक्चर, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर इससे रिलेटेड, इस पूरे प्रोग्राम से रिलेटेड आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम का ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है। टिल देन एंजॉय योर स्टडी, ऑल द बेस्ट, एंजॉय रीडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।